और वो भाग कौन सा है? भाग नंबर 12। यानी कि 12वां भाग भारतीय संविधान का किससे संबंधित है? वित्तीय संबंध। और ये 5 सब्जेक्ट अगर आपसे पूछ ले जाएं तो याद रखिएगा, पहला ही सब्जेक्ट इसमें है वन, दूसरा वन्य जीव संरक्षण, तीसरा परिवार नियोजन, चौथा शिक्षा और पांचवा माप त्योल। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? मैं हूं अरुण कुमार और स्वागत है आप सभी का पढ़ाई लिखाई के प्लेटफॉर्म एग्जाम रेल में। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 11 के बारे में। और भारतीय संविधान के भाग 11 में क्या बताया है? राज्य एवं केंद्र के बीच संबंध के बारे में बताया है। मतलब केंद्र और राज्य के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, कौन कौन से संबंध ऐसे हो सकते हैं, वो बताया है किसमें? भारतीय संविधान के भाग 11 में। केंद्र व राज्य के संबंध, राज्य के बीच संबंध। और बेटा आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान को अभी हम पढ़ते पढ़ते ये लगभग 50वें नंबर की क्लास है और ये सभी क्लासेस बहुत ही कम लेंथ की हैं, बहुत ही कम छोटी हैं। मतलब कोई 20 मिनट की तो कोई 30 मिनट की वीडियोज़ हैं और एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक सीक्वेंस में हमने वो वीडियो को बना रखा है बहुत अच्छे से। जैसे सबसे ही पहले हमने भाग 1 पढ़ा, फिर भाग 2, फिर भाग 3, इस तरह से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। और भाग 1 पढ़ने से पहले भी हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था किसके बारे में? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। हमने पढ़ लिया था संवैधानिक विकास के बारे में। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं वो सभी की सब हमने पढ़ी हैं। मतलब पॉलिटी का एक कंप्लीट सिलेबस हमने यहाँ से आपको प्रोवाइड कराने की पूरी 101% कोशिश की है। अब आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग इस क्लासेस का कितना फ़ायदा उठाएं, कितना ना उठाएं। मतलब जीरो बैलेंस या बिना किसी फीस के क्लास आपको मिल रही है, इससे बड़ा और क्या आपको चाहिए? समझ रहे हैं? चलिए बेटा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भाग नंबर 11 की। और केंद्र व राज्य के बीच संबंध बताता है भाग नंबर 11। टोटल हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, सभी जानते हैं। डेली मैं बताता हूँ, हर बार मैं ये बात बताता हूँ। अब केंद्र और राज्य के बीच किस प्रकार से संबंध बन सकते हैं तो बच्चे याद रखेंगे, केंद्र और राज्य के बीच 3 प्रकार के संबंध या 3 प्रकार के रिलेशंस का डेवलपमेंट हो सकता है। 3 प्रकार के संबंध बन सकते हैं। पहला ही संबंध आपका कहलाता है विधायक संबंध। कौन सा? विधायक संबंध। और जब हम भारतीय संविधान में विधायक संबंध पढ़ रहे होंगे तब आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक। दूसरे नंबर का संबंध बन सकता है कौन सा? प्रशासनिक संबंध। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और प्रशासनिक संबंध जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखिए आर्टिकल 256 से पढ़ेंगे कहाँ तक? आर्टिकल 263 तक। इसके बाद तीसरे नंबर बनता है वित्तीय संबंध यानी कि फाइनेंस रिलेशन। अब आप कहोगे कि सर वित्तीय संबंध वाली कुछ बात समझ में नहीं आई, कुछ पॉइंट ये समझ में नहीं आया। तो बेटा पहले ये समझो कि आर्टिकल 264 से आर्टिकल 300 तक क्या पढ़ते हैं हम? वित्तीय संबंध पढ़ते हैं, फाइनेंस रिलेशन पढ़ते हैं। और इस वित्तीय संबंध से रिलेटिव पूरा का पूरा एक क्या है? भारतीय संविधान के अंदर भाग दिया है। और वो भाग कौन सा है? भाग नंबर 12। यानी कि 12वां भाग भारतीय संविधान का किससे संबंधित है? वित्तीय संबंध से संबंधित है। वो भी किनके वित्तीय संबंध? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध, फाइनेंस रिलेशन कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से फाइनेंस रिलेशन हो सकते हैं, कैसे कैसे प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं, ये पूरा का पूरा भाग नंबर 12 आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ये इस वीडियो से अलग आपको पढ़ने को मिलेगा। मतलब कहने का यह है कि आज के इस क्लास में हम भाग नंबर 11 के केवल और केवल विधायक संबंध और प्रशासनिक संबंध को ही पढ़ेंगे। और वित्तीय संबंध को जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे भारतीय संविधान का भाग 12। यानी कि वो एक सेपरेट वीडियो हो जाएगा, सेपरेट चीज़ें वहाँ पर हो जाएंगी। बात समझ में आई? अगर कोई भी बात समझ में आ रही है तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और चलिए आगे देखते हैं। जब चीज़ें समझ में आ जाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? चलिए मेरे भाई, अब सबसे ही पहले हम पढ़ेंगे किस बारे में? विधायक संबंध के बारे में। और जब हम विधायक संबंध के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ने के लिए होगा हमारे पास आर्टिकल 245, आर्टिकल 245। और इस आर्टिकल 245 में या यूँ कहें अनुच्छेद 245 में आपसे क्या बताया है तो बेटा याद रखेंगे, आर्टिकल 245 में बताया है कि भारत और उसके संघ, या कह सकते हैं आप कि भारत संघ और उसके आधिकारिक क्षेत्र पर कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार किसको होगा?
ध्यान रखें, विधि बनाने का अधिकार होगा हमारी संसद को। यानी कि भारत संघ के लिए विधि का निर्माण का मतलब क्या होता है? कानून बनाना। विधि का निर्माण किसको या किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो ध्यान रखें, संसद के द्वारा किया जाएगा। विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। मैं बोल दे रहा हूँ, पूरा स्टेटमेंट लिखना संभव नहीं, सिर्फ मैं बोल दे रहा हूँ क्या कि भारत संघ और उसके आधिकारिक क्षेत्र के लिए विधि का निर्माण संसद के द्वारा किया जाएगा, या विधि निर्माण करने की शक्ति किसको होगी? संसद को होगी। और आप जानते हैं संसद क्या है? एक पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, और इसके दो प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। जबकि इसका एक अंग और होता है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति। तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि संसद के 3 अभिन्न अंग हैं और 2 प्रमुख अंग हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आप बात समझें कि भारत संघ के लिए विधि का निर्माण करने की शक्ति किसको होगी? संसद को होगी, पार्लियामेंट को होगी। ये बात हमें बताई है आर्टिकल 245 में। आर्टिकल 246 में आपसे क्या बताया है? तो ध्यान रखें, आर्टिकल 246 में बताया है कि अनुसूची 7 के तहत, आप जानते हैं अनुसूची 7 यानी कि शेड्यूल नंबर 7 हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हमने अनुसूचियाँ पढ़ी थी, जब हमने शेड्यूल्स पढ़े थे, तभी हमने पढ़ ली थी अनुसूची 7। और अनुसूची 7 में क्या बताया है कि अनुसूची 7 में भारत के अंदर विषयों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किसके लिए या किन सूचियों में? तो ध्यान रखें, 3 सूची यहाँ पर बनाई गई हैं। एक बनाई गई है संघ सूची, दूसरी बनाई गई है राज्य सूची, और तीसरी बनाई गई है आपकी समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। और बेटा याद रखेंगे, जो तीनों सूचियां हैं इनमें कुछ विषयों का, कुछ सब्जेक्ट्स का क्या कर दिया है? आवंटन कर दिया गया है कि इन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार इनको होगा और उन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार उनको होगा। अब उनकी कहानी छोड़ो, इधर आओ। इधर आने के बाद हम देखेंगे क्या कि संघ सूची पहले ही नंबर की क्या बनाई? संघ सूची। और संघ सूची के अंदर 97 ऐसे विषय यानी कि 97 ऐसे सब्जेक्ट जोड़ दिए गए जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ के पास होगा, यूनियन के पास होगा, केंद्र के पास होगा। और ध्यान रखेंगे, नंबरिंग दे तब ये 97 है, लेकिन अगर इनको हम काउंट करें, गिनने बैठ जाएं, तो ये टोटल कितने हैं? 100 हैं। टोटल कितने हैं? 100 हैं। अब ये कैसे हुए सर? तो ध्यान रखें, एक है 2 का ए, दूसरा है 92 का ए, और तीसरा है 92 का वी। मतलब ये 3 विषय और अलग से एडिशनल, कुछ अलग से अतिरिक्त विषय हैं जो किस में है? संघ सूची के अंदर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इनको जब हम अंक देंगे तो कितने अंक हैं? 97। लेकिन जब इनको हम गिनने बैठेंगे तो कितने गिने जाएंगे? 100 यानी कि 100। इसके बाद राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो ध्यान रखिए, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 42 विषय हुआ करते थे, 42 सब्जेक्ट हुआ करते थे। लेकिन याद रखें, भारतीय संविधान के अंदर एक सबसे ही बड़ा क्या माना जाता है? संशोधन 42वें नंबर का, 42 नंबर का कब हुआ? 1976, 1976 में। और इस 1976 के संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची के 5 विषय निकाल कर भेज दिए गए। किसमें? 5 विषय निकाल कर भेज दिए गए। किसमें? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में भेज दिए गए। और जब समवर्ती सूची में भेज दिए गए तो यहाँ पर कितने हो गए? 47 विषय हो गए। तो मतलब कहने का यह है, आज की डेट में या वर्तमान में अगर हम देखें तो राज्य सूची के अंदर 61 विषय हैं, समवर्ती सूची के अंदर 47 विषय हैं। 5 सब्जेक्ट या 5 विषय राज्य सूची से निकाल कर भेज दिए गए। किसमें? समवर्ती सूची में। अब समवर्ती सूची क्या होती है? राज्य सूची तो वह है जिस पर राज्य कानून बना सकता है, संघ सूची वो है जिस पर केंद्र कानून बना सकता है। तो समवर्ती सूची क्या होती है? जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, संघ भी और राज्य भी। बात समझ में आई? और ये 5 सब्जेक्ट अगर आपसे पूछ ले जाएं तो याद रखिएगा, पहला ही सब्जेक्ट इसमें है वन, दूसरा वन्य जीव संरक्षण, तीसरा परिवार नियोजन, चौथा शिक्षा, और 5वां मापतोल, जो मापतोल होती है ना, तोलने वाली वो। तो ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर राज्य से निकालकर समवर्ती में भेजे गए 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो अनुच्छेद 246 क्या बताता है? अनुसूची 7 के तहत शक्तियों का क्या किया गया है? बंटवारा किया गया है दोनों राज्यों और किसके लिए? केंद्र के लिए। राज्य और केंद्र के लिए शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। किसमें? अनुसूची 7 में। ये बात पता चलती है हमें आर्टिकल या अनुच्छेद 246 से।
इसके बाद आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 248 यानी कि आर्टिकल 248। अनुच्छेद 248 क्या बताता है कि जो विषय संघ सूची और राज्य सूची में नहीं आते, ध्यान देंगे, जो विषय संघ सूची और राज्य सूची में नहीं आते उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैं लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या कि जो विषय संघ और राज्य सूची के अधीन नहीं आएंगे या जो विषय राज्य सूची में और संघ सूची में शामिल नहीं हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो ध्यान रखिए, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, पार्लियामेंट को है, अनुच्छेद 248 के तहत। अब आप कहोगे 247 तो कराया नहीं, तो बेटा याद रखें नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ रहे। अब जो काम के अनुच्छेद हैं केवल उन्हीं को हम पढ़ेंगे। इनको अगर आप याद भी कर ले तो ये आपके किसी काम के नहीं, कोई फ़ायदा या कोई भी लेना देना इनसे हमें नहीं है। चलिए इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं और मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अनुच्छेद 248 के बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 249 और 249 में आपको क्या पता चलता है? ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 249 में पता चलता है किस बारे में कि राष्ट्रहित में यदि कोई विषय या राष्ट्रहित में कोई कानून बनना है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेते हैं। आर्टिकल 249 में पता चलता है क्या कि राष्ट्रहित में बनने वाले कानून पर, राष्ट्रहित में बनने वाले कानून को बनाने की शक्ति किसको है? संसद को है, पार्लियामेंट को है। या आप कह सकते हैं यदि राष्ट्रहित में कोई ऐसा कानून बनना है जो है तो राज्य सूची के अधीन, लेकिन उस पर कानून कौन बना देगा? उस पर कानून बना देगी संसद, हमारा केंद्र। तो आप कह सकते हैं राष्ट्रहित में कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति केंद्र को होगी, केंद्र को होगी। अब चाहे वो राज्य सूची का ही विषय क्यों ना हो। बात समझ में आ गई? इसके बाद ध्यान रखिए यहाँ पर केंद्र को होगी, और केंद्र का कौन बनाएगा? तो याद रखेंगे केंद्र का बनाएगा राज्यपाल, ना कि राज्यपाल नहीं, राज्यसभा। आज क्या हो गया, राज्यसभा को राज्यपाल कह रहे हैं बार बार हम। कौन बनाएगा? राज्यसभा बनाएगी। और ध्यान रखिए अनुच्छेद 249 एक ऐसा अनुच्छेद है, एक ऐसा आर्टिकल है जो ज़्यादा पावरफुल बनाता है राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा। इसके बाद आप याद रखेंगे अनुच्छेद 250 आर्टिकल 250 और 250 में क्या बताया है? तो याद रखिए बेटा 250 में बताया है कि राज्य के अंदर, या कह सकते हैं राज्य में आपातकाल होने की स्थिति में, राज्य में आपातकाल होने की स्थिति में, आपातकाल होने की स्थिति में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? ये भी केंद्र को होगा। और आप सभी जानते हैं केंद्र क्या है? हमारी जो आप सभी जानते हैं कि हमारे जो संविधान है वो संघात्मक विषयों पर ज़्यादा जोर देता है। संघात्मक विषयों पर जोर देने का मतलब यह है कि केंद्र ज़्यादा मजबूत है और राज्य थोड़े कमज़ोर हैं केंद्र की अपेक्षा। तो राज्य में यदि आपातकाल हुआ है तो यहाँ पर आपातकाल होने की स्थिति में कानून बनाने का या विधि निर्माण का अधिकार किसको होगा? कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा, मतलब संसद को होगा। अरे केंद्र में क्या है? संसद है, तो कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। ये बात पता चलती है किससे? आर्टिकल 250 से। तो कुछ बात यहाँ पर समझ में आ रही है आप लोगों को? बताइए फटाफट से। अगर कुछ भी बात समझ में आ रही है तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ और लाइक कर दो। वीडियो का लाइक का जो बटन है उसको दबा दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अब, ठीक है? अब तो करना ही है, कोई जाहिर सी बात या दोहराए वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 252 आप पढ़ेंगे, और आर्टिकल 252 में आपको क्या बताया है कि भाई कई बार कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है, मैं सिर्फ बता देता हूँ। कई बार कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जब किसी विषयों को लेकर 2 या 2 से अधिक राज्य क्या चाह रहे हों? कानून बनाना चाह रहे हों। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य यदि एक ही कानून की मांग करते हैं, एक ही कानून के निर्माण की मांग करते हैं, तो ध्यान रखें उस कानून को बनाने का अधिकार भी किसको होगा? केंद्र को होगा। हालांकि
उस कानून के बारे में सर्वसहमति से एक बिल पास हो जाना चाहिए, एक साधारण सा बिल पास हो जाना चाहिए। और जैसे ही साधारण सा बिल पास होगा तब केंद्र को इस बात की शक्ति है कि वो आर्टिकल 252 का इस्तेमाल करके 2 या 2 से अधिक राज्यों के हित में एक कानून बना सकता है। ठीक है, आर्टिकल 253 समझेंगे इसके बाद, यानी कि 252 के बाद और 253 को अगर हम समझें तो 253 ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इस इम्पोर्टेंट आर्टिकल में बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते करने का जो अधिकार है वो किसका है? केंद्र का है। मतलब कहने का यह है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात चल रही होगी तब हम प्रायोरिटी किसको देंगे? केंद्र को देंगे, संसद को देंगे। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने की जो शक्ति है, जो करने का अधिकार है वो किसको है? हमारी संसद को है, हमारी पार्लियामेंट को है। आर्टिकल 253। इसके बाद आप पढ़ेंगे आर्टिकल 254 और 254 के बाद आर्टिकल 254 के बाद आपको पढ़ना है किसके बारे में? प्रशासनिक शक्तियों के बारे में। यहाँ लिख देते हैं आर्टिकल 254 में क्या बताया है भाई? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी कानून के ऊपर या किसी भी विधि के ऊपर संघ और राज्य के बीच में विवाद आ जाए। क्या आ जाए? विवाद हो जाए। किसी भी कानून को लेकर जब संघ और राज्य के बीच में कोई विवाद होगा तो उस विवाद की स्थिति में या मतभेद की स्थिति में कानून बनाने का अधिकार या कानून जो मान्य होगा वो किसका होगा? संघ के द्वारा बनाया गया कानून। बात समझ में आई? मतलब कहने का यह है केंद्र व राज्य के बीच कानून को लेकर कानून का मतभेद होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा। बहुत साधारण सी बात यहाँ पर बताई गई है कि जब केंद्र और राज्य के बीच किसी कानून को लेकर मतभेद होगा, आपसी समस्या होंगी, आपसी दिक्कतें होंगी, तब केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, वैलिड होगा। इसके बाद आर्टिकल 254 अगर आपको समझ में आ चुका है तो 255 हमारे किसी काम का नहीं, उसको नहीं समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो निकाल लें, वरना जो मैंने समझाया है उसको ज़रूर नोट कर लें। अब इसके बाद आपको पता चलता है आर्टिकल 256। कौन सा? आर्टिकल 256। अब 256 में जैसे ही हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 256 लिखा है प्रशासनिक शक्तियों में। तो दूसरे नंबर पर हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं किसको? प्रशासनिक शक्तियों को। हालांकि हम बाकी की जो हमारी शक्ति है, कौन सी वित्तीय शक्ति या वित्तीय संबंध, उस वित्तीय संबंध को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रशासनिक संबंध या प्रशासनिक के इंग्लिश में आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसे हैं हमारे केंद्र और राज्य के, तो वो ध्यान रखें। आर्टिकल नंबर सबसे ही पहले आपको पता चलता है 256। और 256 में क्या बताया है बच्चा? याद रखें कि जब राज्य अपनी कार्यपालिका या अपनी कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा तब वह केंद्र की कार्यपालिका को डिस्टर्ब नहीं करेगा, या यूँ कह सकते हैं कि राज्य अपनी कार्यपालिका का इस्तेमाल केंद्र की कार्यपालिका को परेशान ना करते हुए या केंद्र की कार्यपालिका को अव्यवस्थित ना करते हुए ही क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा अपनी कार्यकारी शक्तियों का। लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य संघ की कार्यपालिका को बिना अव्यवस्थित किए अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। बात समझ में आई? मतलब कहने का यह है कि राज्य संघ की कार्यपालिका को बिना अव्यवस्थित किए ही अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। ये बात हमें पता चलती है आर्टिकल 256 से। इसके बाद आर्टिकल 257 में आपको पता चलेगा क्या? आर्टिकल 257 में पता चलेगा राज्यों पर
केंद्र का पूर्ण नियंत्रण, राज्यों पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण, मतलब कहने का यह है कि राज्य पूरा का पूरा कंट्रोल राज्यों के ऊपर रहेगा, किसका? केंद्र का। इसके बाद आप पढ़ेंगे डायरेक्ट आर्टिकल 200 नंबर 58। आर्टिकल 256 से हमें पता चला कि अव्यवस्थित किए बिना ही कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल करेगा कौन? राज्य। और आर्टिकल 257 से पता चला कि राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण या पूरा का पूरा कंट्रोल रहेगा, किसका? केंद्र का। और इसके बाद आर्टिकल नंबर 258 से आपको पता चलता है क्या? 258 से पता चलता है केंद्र द्वारा राज्य की समितियों का निर्माण, राज्य की समितियों का निर्माण, या फिर आप इसको ये भी कहेंगे कि केंद्र द्वारा राज्यों को कार्य सौंपना, केंद्र द्वारा राज्यों को कार्य सौंपना। ये बात पता चलती है हमें किसमें? आर्टिकल नंबर 258 में 258 में कि केंद्र राज्यों की समितियों का निर्माण करेगा या केंद्र राज्यों को कार्य सौंपेगा। अब समितियों का निर्माण किस प्रकार से? जैसे आपकी एक इम्पोर्टेंट समिति यहाँ पर समझ लीजिए, जिसको हम कहते हैं नदी जल विवाद समिति। यदि कोई नदी जल विवाद समिति बनती है या डिस्प्यूट होता है किसमें? रिवर के वाटर को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में, तब नदी जल विवाद समिति का निर्माण ही कौन करेगी या कौन करेगा? तो वो करेगा केंद्र। ठीक है। और ध्यान रखें इस बात को कि नदी जल विवाद समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो बेटा याद रखेंगे, इसका अध्यक्ष होगा कौन? सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का या तो प्रेजेंट टाइम का जज, वर्तमान का न्यायाधीश, या फिर एक रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड न्यायाधीश। और ये जो रिटायर्ड जज होगा या वर्तमान का जज होगा, ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? केंद्र के द्वारा। और बहुत साधारण सी बात है कि जब कार्य सौंप रहा है तो आप सभी जानते हैं कि राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति ही कौन करता है? केंद्र करता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और ये भी एक क्या है? कार्य सौंपने ही तो हुआ कि भाई राज्यपाल का कार्य किसने सौंपा? केंद्र ने सौंपा। किसको? राज्य को। और आप सभी जानते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, तो जो राज्य स्तर की अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो भी कौन उपलब्ध कराता है? तो वो हमारा केंद्र उपलब्ध कराता है राज्यों के लिए। चलिए, यहाँ पर प्रशासनिक शक्तियाँ आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। 256, 57 और 58 ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 44 से 45 तक जितने 55 तक जितने भी मैंने कराए हैं वो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 245 से 255 तक। अब यहाँ तक अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे थे एग्जाम रेल। ये वीडियो आपको कैसा लगा ऐसा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी यहाँ से पॉलिटिक्स पढ़ने का एक मौका मिल जाए। बाकी धन्यवाद। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे थे एग्जाम रेल, और यहाँ से आपको UPSI के लिए भी क्वेश्चंस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो उनको भी ज़रूर अटेंड कीजिए। खुदा हाफिज़, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।